हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब पर। आज हम इसमें विज्ञान की प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए छठवें प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शेर, दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, चमगादड़। दूसरा ऑप्शन है शेर, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग। तीसरा ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, व्हेल, कंगारू। या फिर चौथा ऑप्शन है व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। तो फ्रेंड, इनमें आपको सेट चूज करना है जिसमें सारे के सारे स्तनपायी वर्ग हैं। तो देखिए, स्तनपायी जो वर्ग है उसमें व्हेल आता है, चमगादड़ भी आता है, और कंगारू भी आता है, और दरियाई घोड़ा भी आता है। तो इसमें जो स्तनपायी वर्ग से संबंधित ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध, पहला ऑप्शन है क्रिकेटर है, दूसरा ऑप्शन है कछुए की जाति है, तीसरा ऑप्शन है घास जैसी वनस्पति है, या फिर ऑलिव पेड़ का दूसरा नाम है। बताइए फ्रेंड्स, ऑलिव रिडले क्या है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है, ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध कछुए की जाति होती है, बहुत ही पुरानी प्रजाति है। नेक्स्ट, किसी पेड़ की सही आयु ज्ञात की जा सकती है? शाखाओं की संख्या गिनकर, पेड़ की ऊंचाई मापकर, तने का व्यास मापकर, या फिर तने में वलयों की संख्या गिनकर। बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका सही उत्तर? तो ध्यान दें, किसी पेड़ की सही आयु तने में वलयों की संख्या गिनकर पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए तने, ये आपका तना है, इसमें आपके जो है एक वलय है, तो इसकी आयु 1 वर्ष होगी। 2 वलय हैं, 2 वर्ष होगी। इसी तरह से जितने भी उसमें वलय पाई जाएंगी उसकी आयु उतने ही वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? पहला ऑप्शन है मत्स्य, दूसरा है उभयचर, तीसरा ऑप्शन है पक्षी, और चौथा ऑप्शन है स्तनपायी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उभयचर। जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त होता है वो आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से, यौन आकर्षण से, नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन से, या फिर अतिरिक्त लवणों को निकालने से। बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका सही उत्तर? तो याद रखें, स्तनपाइयों में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो ताप नियमन से संबंधित हैं। टेम्परेचर मेंटेन करती हैं श्वेत ग्रंथियां जो स्तनपायी प्राणी या वर्ग होते हैं। नेक्स्ट, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? इलायची में, दालचीनी में, लौंग में, या फिर केसर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लौंग में। नेक्स्ट, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? पहला ऑप्शन है रदनक, दूसरा है अग्रचर्वणक, तीसरा है चर्वणक, और चौथा ऑप्शन है दूसरा कृंतक। तो बताइए, हाथी के गजदंत के रूप में कौन सा भाग बदलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दूसरा कृंतक। नेक्स्ट, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम में है? पहला ऑप्शन है 4 से 6, दूसरा ऑप्शन है 2 से 4, तीसरा ऑप्शन है 8 से 10, और चौथा ऑप्शन है 12 से 16 मिलीग्राम। तो बताइए, जीवित रहने के लिए जल में अपेक्षित जो ऑक्सीजन की घुली मात्रा है वो कितनी होती है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का इसमें संकलन है, तो अंत तक बने रहें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से 6 मिलीग्राम। नेक्स्ट, शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है विस्पंदों का बनना, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि का प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन है प्रतिध्वनि निर्धारण। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। प्रतिध्वनि निर्धारण के फलस्वरूप चमगादड़ या डॉल्फिन शिकार या बाधाओं का पता लगाते हैं। नेक्स्ट, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है? पहला ऑप्शन है अल्फाल्फा, दूसरा ऑप्शन है चारा, तीसरा ऑप्शन है बांस और चौथा ऑप्शन है लाइकेन। तो याद रखें, घास का जो सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है वो बांस होता है, क्योंकि बांस एक घास है। नेक्स्ट, कुछ फिजिक्स के प्रश्न अब डिस्कस करेंगे। तो 11वां प्रश्न है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? पहला ऑप्शन है वायु के कम दबाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है न्यून तापमान के कारण, तीसरा ऑप्शन है ओजोन के कारण और चौथा ऑप्शन है उच्च आर्द्रता के कारण। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में हमें कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर वायु का दबाव कम होता है। हमने पढ़ रखा है कि ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब क्रमशः कम होने लगता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर खाना भी देर से पकता है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? आपको सबसे प्रबल बल बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है वैद्युत बल, दूसरा है गुरुत्व बल, तीसरा है नाभिकीय बल और चौथा है चुंबकीय बल। तो फ्रेंड्स, याद रखें, जो नेचर में जो सबसे सशक्त या प्रबल बल होता है वो नाभिकीय बल होता है, जो दो कणों के मध्य लगता है। ये सबसे प्रबल बल है। और अगर आप लोगों से पूछता है कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो आपको गुरुत्व बल बताना है। नेक्स्ट, चावल पकाना कठिन होता है। आप लोग बताना कि चावल पकाना किस जगह पर कठिन होता है। पहला ऑप्शन है समुद्र तल पर, दूसरा है पर्वत के शिखर पर, तीसरा ऑप्शन है खदान के नीचे और चौथा ऑप्शन है कहीं भी एक जैसा। तो अभी मैंने बताया कि जो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण चावल कठिनता से पकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत के शिखर पर। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। तो पहला ऑप्शन है छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दूसरा ऑप्शन है बड़ा पत्थर पहले पहुंचता है, तीसरा ऑप्शन है पत्थर की रचना पर निर्भर करता है, या चौथा ऑप्शन है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें सही उत्तर? तो याद रखें, समान ऊंचाई से भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को जब गिराया जाता है तो दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लगने वाला जो समय है वो उनके द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, या चौथा ऑप्शन है वह जिस तरह से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो बताइए फ्रेंड, इसका क्या है सही उत्तर? देखिए, एक दाब का
फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। यहाँ पर P जो है वो प्रेशर है, दाब है, F एक बल है और नीचे जो A है वो उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल चूँकि नीचे है तो क्षेत्रफल को हम जैसे घटाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच उल्टा संबंध है। तो देखिए, जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र का जो क्षेत्रफल है वो नदी से कहीं ज़्यादा होता है। तो जब हम नदी से समुद्र में जाते हैं तो आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जिससे दबाव उसमें कम हो जाता है। तो जहाज पर जब दबाव कम होगा तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ा तो दबाव कम पड़ा। तो जहाज पर जब दबाव कम पड़ेगा तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? पहला ऑप्शन है वाष्पन द्वारा, दूसरा है फिल्ट्रेशन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रभाजी आसवन द्वारा और चौथा ऑप्शन है आसवन द्वारा। तो याद रखें फ्रेंड्स, समुद्र के जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। पहला ऑप्शन है आर्द्रता के रूप में, दूसरा है बिंदुकों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है धूम कोहरा के रूप में या फिर चौथा ऑप्शन है सभी सही हैं। तो याद रखिए, वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो उसमें उपस्थित आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर या नमी। नेक्स्ट, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है बदलता नहीं है, तीसरा ऑप्शन है घट जाता है, यह चौथा ऑप्शन है दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो ध्यान दें, तरल पदार्थ का जो घनत्व है वो गर्म करने पर घट जाता है। जैसे हम किसी तरल पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसके जो अणु हैं उनको ऊर्जा मिलती है और वो दूर दूर जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं तो उनका घनत्व कम हो जाता है। तो इसलिए गर्म करने पर घनत्व हमेशा घट जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट की गति पर कौन सा नियम लागू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण, दूसरा है आवेश का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है संवेग का संरक्षण और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण। तो याद रखना है कि जो रॉकेट की गति होती है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 8? चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो सूत्र होता है एक भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार। तो इसमें भार दिया है 36 ग्राम, तो हम 36 ग्राम ऊपर रख देंगे और नीचे जल का अणु भार रखा जाएगा। तो जल का अणु भार निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए। H2O सूत्र होता है। हाइड्रोजन का जो भार है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया। और ऑक्सीजन का अणु भार 16 होता है, तो 16 और 2 मिलकर हो गए 18। तो नीचे इसका अणु भार 18 रखेंगे, तो 18 दूना 36। तो जो नंबर ऑफ मोल है वो 36 ग्राम जल में 2 मोल निकल कर आ जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई परमाणु विद्युत रूप से डैश डैश होता है। पहला ऑप्शन है धनावेशित, दूसरा है ऋण आवेशित, तीसरा है उदासीन, ये चौथा ऑप्शन है कैटायनिक। तो बताइए फ्रेंड्स, कोई परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासीन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। तो
इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि इसमें 11 माइनस चार्ज भी है और 11 प्लस चार्ज भी है। तो जितना माइनस चार्ज है उतना ही प्लस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और जिससे परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक हीलियम, दूसरा है धनात्मक हीलियम, तीसरा ऑप्शन है अल्फा कण और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन। बताइए फ्रेंड्स, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तब वह क्या बनता है। मान लीजिए यह है हीलियम, जब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा तो इसके ऊपर धन चार्ज आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हीलियम जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वह धनात्मक हीलियम बनाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एथिलीन एक डैश डैश अणु है। पहला ऑप्शन है ध्रुवीय अणु है, दूसरा है सह संयोजक है, तीसरा है आयनिक है या फिर चौथा अध्रुवीय है। तो फ्रेंड्स, एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है और यह एक अध्रुवीय अणु है। मीन्स इसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। मान लीजिए ये आपका NaCl है, तो इसमें एक धन आयन है और एक ऋण आयन है, इसे आप प्लस माइनस दोनों में अलग कर सकते हो, इसलिए ये आपका ध्रुवीय हो गया। लेकिन C2H4 को आप इस तरह धन और ऋण में नहीं आप ब्रेक कर सकते हो, तो इसलिए एथिलीन जो होता है वो एक अध्रुवीय अणु होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्थानिकों में होता है। पहला ऑप्शन है परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या अलग, दूसरा है परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार अलग, तीसरा ऑप्शन है परमाणु भार एवं परमाणु संख्या दोनों समान और चौथा ऑप्शन है परमाणु भार एवं संख्या असमान। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ध्यान देना है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है किंतु उसका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। परमाणु संख्या एक रहती है किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एक समस्थानिक 1H1 और दूसरा समस्थानिक 1H2 होता है। इसमें परमाणु क्रमांक तो दोनों का एक एक ही है, लेकिन परमाणु भार दोनों का अलग है, एक का एक है और दूसरे का दो है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, निम्न में किस तत्व की परमाणु संख्या फ्लोरीन से अधिक है। बताइए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है बोरान और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो आप लोगों को इसमें देखना है कि परमाणु संख्या 9 से अधिक वाला कौन सा तत्व इसमें उपस्थित है। तो सोडियम का 11 होता है, कार्बन का 6 होता है, बोरान का 5 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इसमें से जो सोडियम है उसका फ्लोरीन से अधिक होता है। तो चलिए आज का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को ये बताना है कि जो तत्व फास्फोरस है वो किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या फिर एफ ब्लॉक में। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।